जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक धुआंधार क्लास को लेकर हम आपके सामने आ चुके हैं। इसके अंदर दोस्तों जनरल नॉलेज के हम 50 प्रश्नों को हम डिस्कशन करेंगे और ये 50 के 50 प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम 30 जून के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उसी के साथ और भी आगे आने वाले एग्जाम सीईटी वगैरह के लिए सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेंगे दोस्तों। तो आइएगा स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय को बर्बाद किए। पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है दोस्तों, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहां स्थित है? दोस्तों भिड़ते ही स्टार बना लीजिए, भिड़ते ही स्टार बना लीजिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन की स्थापना कब और कहां हुई थी और साथ के साथ आपको ये बताना है इसका मुख्यालय कहां है दोस्तों। देखिएगा, इसका मुख्यालय दोस्तों है जयपुर में। कहां है दोस्तों? जयपुर में। और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1977 में। कब हुई थी? 1977 में हुई थी, इतना सा ध्यान रखिएगा। चलिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। आज की क्लास थोड़ी सुपर एक्सप्रेसिव रहेगी, ठीक है? तो कम समय में ज्यादातर हम कोशिश करें ज्यादा प्रश्नों के साथ हम उनको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करें। तो ध्यान रखिएगा, क्लास में प्रॉपर तरीके से बने रहिएगा। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने है। भूरी क्रांति का संबंध किससे दोस्तों? क्या दुग्ध उत्पादन से, या फिर ऊन उत्पादन, झीलों में शैवाल उत्पादन, या फिर खाद्यान्न प्रसंस्करण से संबंधित है? देखिएगा, भूरी क्रांति का मतलब है प्यारे विद्यार्थियों ब्राउन रिवॉल्यूशन। क्या है दोस्तों? ब्राउन रिवॉल्यूशन। और अगर मैं बताऊं तो खाद्यान्न प्रसंस्करण किसे संबंधित है? ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूं दोस्तों। प्रश्न संख्या 3 लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यावसायिक फसल है, मतलब कमर्शियल क्रॉप पूछा है। देखिएगा दोस्तों, अगर मैं गेहूं की बात करूं, गेहूं जो है फूड क्रॉप है, लेकिन अगर मैं बात करूं दोस्तों सोयाबीन, ये कमर्शियल क्रॉप है, मतलब आपकी व्यावसायिक फसल है। ठीक है, इसको व्यावसायिक खेती के लिए तैयार किया जाता है। और याद रखिएगा, सोयाबीन जो है दोस्तों खरीफ की, जी हाँ दोस्तों, खरीफ की प्रमुख फसल है। ये ज्यादातर दोस्तों मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, जी हाँ दोस्तों, कहां? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में इसकी खेती की जाती है। प्रश्न संख्या 4 देखिएगा दोस्तों, राजस्थान के क्षेत्रफल के कुल कितने प्रतिशत पर आंतरिक प्रवाह प्रणाली पाई जाती है? आंतरिक प्रवाह प्रणाली पाई जाती है दोस्तों, याद रखिएगा 60% पर। जी हाँ, कितने प्रतिशत पर? 60% पर आंतरिक प्रवाह प्रणाली पाई जाती है दोस्तों। अगला देखिएगा, छोटी छोटी नदियां हैं, ये क्या करती है? अपने क्षेत्र में क्या हो जाती है? बहती है और फिर विलुप्त हो जाती है और इनका जल समुद्र तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए हम इनको बोलते हैं आंतरिक प्रवाह प्रणाली वाली नदियां। अगले प्रश्न में बढ़ता हूं दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न आने वाला है। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा, राजस्थान के किस भू क्षेत्र को गिरवा कहा जाता है? पूछा है दोस्तों, किस भू क्षेत्र को गिरवा कहा जाता है? बता दीजिए दोस्तों। याद रखिएगा, अगर मान लीजिए मैं उदयपुर की बात करूं दोस्तों, जिसे झीलों की नगरी कहते हैं, उसके आसपास के क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? गिरवा कहते हैं। एक और चीज मैं बताऊं, उदयपुर जो है, क्या दोस्तों, आपका उदयपुर जो है, इसके चारों ओर पहाड़ियां होने से, क्या होने से? पहाड़ होने से क्या है, उसकी आकृति एक तश्तरी नुमा हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? तश्तरी नुमा बेसिन जैसे हो जाती है। और तश्तरी नुमा को ही हम अपनी यहाँ की भाषा में क्या कहते हैं दोस्तों? गिरवा कहते हैं। दूसरी चीज एक ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो डूंगरपुर, बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण याद करने की चीज है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा की बात करूं, क्या दोस्तों? डूंगरपुर और बांसवाड़ा की अगर मैं बात करूं तो इस क्षेत्र को दोस्तों संयुक्त रूप से पुष्प क्षेत्र कहते हैं। कौन सा क्षेत्र कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? पुष्प क्षेत्र कहते हैं। और अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में, सीकर, चूरू, नागौर, क्या दोस्तों? सीकर, चूरू और नागौर पूछ ले, इन तीनों क्षेत्र को मिलाकर हम क्या कहते हैं? तो याद रखिए, हम इसको कहते हैं दोस्तों सुजला क्षेत्र। क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? सुजला क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात अगर मैं करूं, झालावाड़ और प्रतापगढ़, झालावाड़ और प्रतापगढ़ की मैं बात करूं, इसको हम मालवा का क्षेत्र कहते हैं। किसका क्षेत्र कहते हैं? मालवा का क्षेत्र कहते हैं। आइए प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 6, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। देवली टोंक में बनास से कौन सी नदी मिलती है? याद रखना, देवली टोंक में बनास से कौन सी नदी मिलती है? क्या वो खारी नदी है, कोठारी है, पार्वती है या मेनाल है? दोस्तों याद रखिएगा, खारी नदी, क्या दोस्तों? खारी नदी, ये खारी नदी जो है दोस्तों राजसमंद, बहुत महत्वपूर्ण है। राजसमंद के एक जिला है, जिले का नाम है दोस्तों बीजराल। कौन सा? बीजराल। राजसमंद जिले के बीजराल गांव है दोस्तों, ये बीजराल गांव के पास से निकलती है और देवगढ़ के वहां से बहती हुई, ध्यान से सुनिएगा, देवगढ़ के समीप से बहती हुई अजमेर जिले में, कहां पर दोस्तों? अजमेर जिले में बहने के पश्चात ही आती है अपने देवली में। कहां पर? देवली में आती है और वहां जाकर किससे मिल जाती है? बनास नदी में मिल जाती है। वापस सुनिएगा, ये बीजराल नामक गांव से निकलती है, देवगढ़ से होते हुए, अजमेर से होते हुए फिर देवली, फिर कहां पहुंच जाती है? बनास नदी पहुंच जाती है। कौन सी नदी? आपकी प्यारी सी खारी नदी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान के दूसरे बड़े कार्यक्रम वाले मुख्यमंत्री कौन थे? जी हाँ दोस्तों, देखिएगा, राजस्थान के दूसरे बड़े कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन थे? याद रखिएगा, इनका नाम बड़ा फेमस है, भैरों सिंह शेखावत जी। ध्यान से सुनिए इनके बारे में।
भैरों सिंह शेखावत जी जो हैं, ये हमारे जयपुर रियासत के गांव है दोस्तों खाचरियावास। क्या है दोस्तों? खाचरियावास नामक जगह है, यहां पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी जो हैं श्री देवी सिंह जी शेखावत हैं। कौन है दोस्तों? देवी सिंह जी शेखावत है। और अगर हम बात करें, ये पहली बार गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे 22 जून को 1977 को बने थे। ठीक है, याद रखिएगा इनके बारे में। अगला प्रश्न मैं पढ़ता हूं दोस्तों, 8वां। देखा 1 नवंबर 1956 को कुल कितने जिले मिले थे? अगर मान लीजिए मैं बात करूं राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है दोस्तों, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप जो है वो कब आया था? 1 नवंबर 1956 को आया था। ठीक है, और उस समय इसमें टोटल 26 जिले थे दोस्तों। कितने थे? 26 जिले थे। और इसके बाद अगर मैं बात करूं 27वां जिला आपका धौलपुर बना था। कौन सा बना था? धौलपुर बना था। और याद रखना कब बना था दोस्तों? 15 अप्रैल 1982 को बना था। कब बना था? 15 अप्रैल 1982 को बना था। और किससे अलग किया था इसको? याद रखना दोस्तों, भरतपुर से इसको अलग किया था। आइए दोस्तों प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़ते। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला है, बता दीजिए दोस्तों। सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला आपके कर्क रेखा के पास मिलेगा। ठीक है, और अगर बात करें कोटा 12 के जस्ट नीचे है झालावाड़। कौन सा है दोस्तों? झालावाड़। यहां पर झमझम बारिश होती है दोस्तों। कैसी बारिश होती है दोस्तों? झमझम। अगर मैं बात करूं झालावाड़ में दोस्तों 100 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है। कितने सेंटीमीटर दोस्तों? 100 सेंटीमीटर तक। अगर आपसे पूछ ले न्यूनतम, तो याद रखिएगा जैसलमेर मात्र 10 सेंटीमीटर की बारिश को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, और अगर एक और बात करें राजस्थान का सबसे ज्यादा अगर बारिश वाला अगर मैं बोलूं स्थान पूछे, स्थान, तो याद रखिएगा माउंट आबू बनेगा। यहां पर 120 से लेकर 140 सेंटीमीटर की वर्षा हर साल रिकॉर्ड की जाती है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान में सबसे कम सिंचाई वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान में सबसे कम सिंचाई वाला राज्य जो है दोस्तों, 4 ऑप्शन है, बाड़मेर, सिरोही, राजसमंद या फिर जालौर। आपको दोस्तों करेक्ट आंसर लगाना है राजसमंद। सुनिएगा, राजस्थान में जो जितना क्षेत्र पर हम सिंचाई करते हैं टोटल, उसका सबसे ज्यादातर भाग कहां है दोस्तों? वो है श्रीगंगानगर में। कहां पर दोस्तों? श्रीगंगानगर में। और सबसे कम किसको बोलते हैं दोस्तों? राजसमंद को कहते हैं। इसको राजसमंद को कहते हैं, याद रखिएगा। अगला चलते हैं, प्रश्न संख्या 11। बोए गए क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की प्रथम स्थान पर कौन सी फसल है? बोए गए क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर मान लीजिए मैं इसकी बात करूं तो सबसे ज्यादा याद रखिएगा बाजरा उगाया जाता है। क्या उगाया जाता है? बाजरा उगाया जाता है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। ये बाजरा जो है याद रखना, इस राजस्थान का जो पूरा पश्चिम भाग है, कौन सा भाग है दोस्तों? पश्चिमी भाग। यहां पर बाजरा का उत्पादन अत्यधिक करते हैं। और पूर्वी भाग में क्या दोस्तों? पूर्वी भाग में जो बाजरा होता है उसकी फसल को बोलते हैं हम संकर बाजरा। क्या कहते हैं दोस्तों? संकर बाजरा कहते हैं। और राजस्थान में बाजरे की जो सबसे फेमस किस्म है वो हमारे नाम से दोस्तों, राज के नाम से, राज 171, इसकी जो किस्म है वो सबसे प्रमुख मानी जाती है। अगला प्रश्न मैं लेकर आ रहा हूं दोस्तों आपके सामने, राजस्थान में पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई? जी हां दोस्तों, राजस्थान में पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई? बता दीजिए दोस्तों। जयपुर, अजमेर, भरतपुर या अलवर? देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं पशुपालन विभाग की स्थापना, तो ये 1957 में की गई थी दोस्तों। कब की गई थी? 1957 में की गई थी। और अगर 1957 में की गई तो एक ही जगह ऑप्शन है जयपुर। आइए इसके बारे में देखते हैं। जब 1957 में इसकी स्थापना की गई तो दोस्तों इसी के बाद में डेयरी विकास, आप देखते हैं आज हर गली मोहल्ले नुक्कड़ पर आपको डेयरी मिल जाती है, दूध छाछ की सप्लाई सब कुछ मिलती है। डेयरी विकास कार्यक्रम आरंभ किया। और सबसे प्राचीन डेयरी अगर एग्जाम में पूछ ले दोस्तों, क्या पूछ ले? सबसे प्राचीन डेयरी पूछ ले, उसका नाम याद रखिएगा दोस्तों, पद्मा डेयरी। कौन सी डेयरी प्यारे विद्यार्थियों? पद्मा डेयरी इज द करेक्ट आंसर। जी हां दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। देखिए, राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया है दोस्तों। आप सभी जानते हैं कि प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? रणथंभौर है, जो कि आपके यहाँ पर गणेश जी का, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, काफी फेमस मंदिर भी है, बहुत अच्छी जगह है दोस्तों, हम जाकर आए, आप भी जाकर आए। देखिएगा, इसके बारे में बात करते हैं। सन 1980 में 1 नवंबर को, कब दोस्तों? 1 नवंबर को 1980 में राज्य के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान के रूप में दोस्तों रणथंभौर सरिस्का रणथंभौर को अभ्यारण्य को घोषित किया गया। और ये देश की सबसे पहली कम क्षेत्रफल वाली दोस्तों बाघ परियोजना है। और इसमें याद रखना 1974 में, क्या इसको 1974 में बाघ परियोजना के तहत हमारे रणथंभौर को भी चयनित किया गया। और राजस्थान सरकार द्वारा 1955 में दोस्तों, 1955 में सवाई माधोपुर को खेल अभ्यारण्य के रूप में भी क्या किया गया था? माना गया था। किसके रूप में दोस्तों? खेल अभ्यारण्य के रूप में भी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान में अनुसूचित जाति के पहले मुख्यमंत्री, क्या शानदार प्रश्न है, छाप दीजिए दोस्तों। अनुसूचित जाति के पहले मुख्यमंत्री की बात करूं तो जगन्नाथ पहाड़िया जी। क्या नाम है पहाड़ जैसा इनका? देखिएगा, जगन्नाथ पहाड़िया जी हैं।
इनका जन्म प्यारे विद्यार्थियों हुआ था भरतपुर जिले में। कहां हुआ था दोस्तों? भरतपुर जिले में हुआ था। और कस्बे का नाम था दोस्तों भुसावर कस्बा। ठीक है। अगर तारीख की बात करें तो दोस्तों 15 जनवरी 1932 को इनका जन्म हुआ था और ये हमारे पहले कह सकते हैं अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री बने थे। प्रश्न संख्या 15 पर देखिएगा, भू राजस्व संग्रह के सिद्धांत में कौन सा कथन सत्य है? देखिए दोस्तों, देखिए राज्य का संग्रह समय पर करना चाहिए, राजस्व का। भू राजस्व एकत्र न करना हो तो उसकी सूचना देनी चाहिए भैया, बिल्कुल सही बात है। जितना राजस्व निर्धारित किया जाए उतना ही वसूल किया जाना चाहिए। दोस्तों ये तीनों ही पॉइंट उचित है, तो हमारा बनता है उपयुक्त, सभी यहाँ पर आंसर बनता है। चलिए प्रश्न संख्या 16 देखिएगा, मध्य प्रदेश के साथ राज्य के कुल कितने जिलों की सीमा लगती है? स्टार बना लो। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के साथ अगर मैं बात करूं, टोटल जिले जो लगते हैं वो लगते हैं हमारे 10। कितने लगते हैं? 10। नाम देखिएगा फटाफट से। पहला है आपका दोस्तों धौलपुर, दूसरा है आपका करौली, फिर है आपका सवाई माधोपुर, झालावाड़ कह सकते हैं हम, कोटा कह सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, बारा कह सकते हैं, चित्तौड़गढ़ कह सकते हैं, भीलवाड़ा भी कह सकते हैं, बांसवाड़ा कह सकते हैं और प्रतापगढ़ कह सकते हैं। ये 10 जिले प्यारे विद्यार्थियों जो मध्य प्रदेश से क्या होते हैं, अपनी सीमा को छूते हैं या टच करते हैं। और मध्य प्रदेश के जो 10 जिले हैं इनके मैं एक बार नाम बोल देता हूं, सुन लीजिएगा एक बार। झाबुआ, मंदसौर, अगर मालवा, राजगढ़, रतलाम, ठीक है, नीमच, गुना, शिवपुरी, मुरैना, श्योपुर। वापस सुन लीजिएगा, ये 10 जिले जो हैं ये मध्य प्रदेश के राजस्थान से लगते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान की अधिकांश वर्षा गर्मियों में किन पवनों से होती है? याद रखना मानसूनी जो पवने हैं दोस्तों, क्या मानसूनी जो पवने हैं वो यहाँ पर बारिश का कारण बनती है अत्यधिक। और अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ता हूं, मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं? छाप लो, स्टार बना लो। याद रखना मारवाड़ का अमृत सरोवर जो है हमारे जवाई बांध को कहते हैं। कौन से बांध को दोस्तों? जवाई बांध को कहते हैं। ये हमारे पाली कस्बे में स्थित है। कहां पर, कौन से जिले में दोस्तों? पाली जिले में है। इसका निर्माण किसने कराया था दोस्तों? उम्मेद सिंह जी ने करवाया था। किसने करवाया था? उम्मेद सिंह जी ने करवाया था। और इसी बांध को अमृत सरोवर या फिर मान सरोवर भी कहते हैं। आओ विद्यार्थी प्रश्न संख्या 19 देखिएगा, चंबल परियोजना के अंतर्गत कुल कितनी लिफ्ट योजनाएं बनाई गई? दोस्तों याद रखिएगा, चंबल परियोजना के अंतर्गत टोटल 8 परियोजना बनाई गई थी, लिफ्ट परियोजना। अगर मैं 8 के नाम की बात करूं तो ध्यान से सुनिएगा एक बार के लिए। देखो टोटल इसमें कितने हैं? 8 लिफ्ट नहरें, जिसमें से 6 तो 12 के लिए हैं और 2 कोटा के लिए हैं। 6 तो 12 के लिए हैं और 2 कोटा के लिए। इनके नाम की अगर मैं एक बार के लिए बात करूं तो शॉर्ट में सुनिएगा, अंता लिफ्ट है, अंता लिफ्ट स्कीम है 12 में, फिर अंता लिफ्ट स्कीम 12 में एक और चक्षनाबाद में। ठीक है, ऐसे करके 8 टोटल है। अगर आप चाहेंगे तो कमेंट करिएगा, हम 8 के नाम आपको भेज देंगे। समय को देखते हुए, समय की नाजुकता को देखते हुए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 20 लिखा है, साइलेज नामक हरा चारा बनता है। साइलेज नामक हरा जो चारा बनता है किससे बनता है? चावल, ज्वार, बाजरा या मक्का? दोस्तों याद रखिएगा ये मक्का से बनता है। किससे? मक्का से बनता है। और अगर मैं बात करूं मक्के की फसल की जब कटाई होती है, क्या कटाई फुल आने पर करते हैं और इसके पोषक तत्व बहुत ज्यादा मुराए जाते हैं दोस्तों इसमें। और जब मक्का के दाने जब मान लो थोड़ा सा दूधिया हो जाए तो उसको काटा जाता है। ठीक है, अगला सुनिएगा, राज्य का सबसे बड़ा वन मंडल। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, राज्य का सबसे बड़ा वन मंडल पूछा गया है। याद रखिएगा वन मंडल अगर हम बात करें तो जोधपुर बनेगा दोस्तों। क्या? जोधपुर बनेगा। और इसके अलावा इसके अंतर्गत में याद रखना जोधपुर के अंतर्गत में बहुत सारे और भी जिले आते हैं, जैसे हम कह सकते हैं बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, सिरोही, जालौर, ये सभी इसके अंडर में आते हैं। देखिएगा दोस्तों, समय की नाजुकता को देखते हुए बताता हूं कि आज हम केवल 30 प्रश्न करेंगे, बचे हुए 20 प्रश्न अगली क्लास में ले लिए जाएंगे। मतलब आपको नेक्स्ट क्लास में कल 70 प्रश्न या 100 प्रश्न हम करवाएंगे। ठीक है, ओके, चलिए सपोर्ट कर लीजिएगा। लिखा हुआ राजस्थान में तांबड़ा कहां पाया जाता है? देखिए राजस्थान का तांबड़ा जो है, तांबड़े को हम गार्नेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? गार्नेट भी कहते हैं, या फिर हम कहते हैं रक्तमणि। क्या कहते हैं? रक्तमणि। इसका उत्पादन सबसे ज्यादा दोस्तों राजमहल में होता है। कहां होता है? राजमहल। राजमहल आपको पता होना चाहिए दोस्तों कहां है? टोंक में। ओके, अगला प्रश्न देखिए प्यारे विद्यार्थियों, बरसिंहसर विद्युत परियोजना, बरसिंहसर विद्युत परियोजना किस पर आधारित है? देखिएगा प्रश्न संख्या 23 कहता है, अगर आपने नाम सुना होगा, यह नेवेली लिग्नाइट, ध्यान से सुनिएगा, नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन, ये तो हमारी कंपनी का नाम है दोस्तों। तो ये लिग्नाइट जो है ये इसी के ऊपर आधारित है। और ये बीकानेर के दोस्तों बरसिंहसर, ये बरसिंहसर जो है कहां है? बीकानेर में है, वहां पर आधारित योजना है। इसकी क्षमता अगर पूछे दोस्तों
125 मेगावाट, मतलब कह सकते हैं 250 मेगावाट है। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। आइए प्यारे विद्यार्थियों, गोटा उद्योग के लिए राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? दोस्तों गोटा के लिए अगर मैं बात करूं, खांडला। क्या दोस्तों? खांडला फेमस है। अब आप बोलोगे सर ये खांडला क्या है? खांडला दोस्तों सीकर में पड़ता है। कहां पड़ता है? सीकर में। ठीक है। और दूसरी बात बताऊं, यहां पर क्या है, इसको सीकर को हम आप जानते हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के नाम से जानते हैं। क्या? ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की वजह से जानते हैं। और यहाँ का जो है सीकर में जो खंडेला नामक जगह है, यहाँ का गोटा अत्यधिक फेमस पड़ता है। प्रश्न संख्या 25 देखिएगा, वह चित्र जिसे भारतीय कला की मोनालिसा कहा जाता है। छपने वाला प्रश्न है दोस्तों, मैं कह रहा हूं छाप दो, स्टार बना दो अभी के अभी बिना रुके। याद रखना, बनी ठनी दोस्तों जो किशनगढ़ शैली के अंदर आता है। बनी ठनी जो है, जिनको हम कह सकते हैं सावंत सिंह, आपने नाम सुना होगा सावंत सिंह, जिनको हम कहते हैं नागरीदास जी। क्या कहते हैं? नागरीदास जी कहते हैं। उनके समय के चित्रकार थे हमारे, बहुत ही फेमस है निहाल चंद जी। कौन दोस्तों? निहाल चंद जी। उन्होंने ये बनी ठनी के चित्र को क्या किया था? एरिक किया था। और वही चित्र को हम क्या करते हैं? भारतीय कला की, इसे हम क्या जानते हैं दोस्तों? मोनालिसा भी जानते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर मैं आपको लेकर चलता हूं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न संख्या 26 देखिए दोस्तों, एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाला राजस्थान का सबसे प्रथम व्यक्ति कौन है? वाह क्या नाम है, क्या पूछा है दोस्तों। राजस्थान का प्रथम व्यक्ति जो एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ा, याद रखना दोस्तों, सौरभ शेखावत नाम है। क्या नाम है? सौरभ शेखावत। दोस्तों ये अलवर जिले के रहने वाले। कहां के रहने वाले? अलवर जिले के रहने वाले। जिले का नाम देखिए, सुनिएगा, दौलत की ढाणी। दौलत की ढाणी नामक जगह पर ये रहते हैं सौरभ शेखावत जी। अगला देखिएगा, प्रश्न संख्या 27, रेबारी जाति, ये ऊंटों को पालने की एक जाति है, का मुख्य आस्था स्थल खेड़। क्या दोस्तों? खेड़ कहां है? क्या पूछा दोस्तों? खेड़ कहां है? याद रखना, खेड़ जो है प्यारे विद्यार्थियों वो बाड़मेर में है। इसके बारे में समझिएगा। या बाड़मेर में इनका जो आस्था स्थल है दोस्तों, लूनी नदी के किनारे। कभी कभी यही पूछ लेता है कौन सी नदी किनारे, तो ये भी ध्यान रखिएगा, लूनी नदी। दूसरी अगर मैं बात करूं, यहां पर मंदिर किसका है दोस्तों? श्री रणछोड़। इनका श्री रणछोड़ राम जी का मंदिर है। ठीक है, श्री रणछोड़ राम जी का मंदिर है, और जिनको रेबारी जाति वाले लोग अपना इष्ट भी मानते हैं। अगला देखिए दोस्तों 28वां प्रश्न, परमारों की राजधानी के रूप में विख्यात अथर्ना किस जिले में स्थित है? अथर्ना किस जिले में स्थित है? दोस्तों सुनिएगा, अगर मैं बात करूं बांसवाड़ा की, किसकी दोस्तों? बांसवाड़ा की, तो बांसवाड़ा में ये क्या है? अथर्ना स्थित है। और ये क्या है? सुनिएगा, अगर मैं बताऊं, अथर्ना का शिव मंदिर बहुत फेमस है, जिसकी वजह से प्रश्न आपके सामने दोस्तों। सुनिएगा, अथर्ना में जो शिव मंदिर है वो बहुत फेमस है। और यहां पर खुदाई के दौरान क्या हुआ? हम कह सकते हैं शिव, हम कह सकते हैं वैष्णव और जैन मंदिर की मूर्तियां, तीनों के अवशेष यहां पर पाए गए थे प्यारे विद्यार्थी। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, जल झूलनी का विराट मेला। आहा, जल झूलनी 11 मनाई जाती है, आपने सुना होगा। इसका विराट मेला जो है कहां लगता है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में लगता है। कहां लगता है? चित्तौड़गढ़ में लगता है। और जल झूलनी एकादशी बोले तो 11 जल झूलनी एकादशी के मौके पर यहां पर मेला भरता है। और आपने नाम सुना होगा सांवलिया सेठ। क्या दोस्तों? सांवलिया जी का मंदिर है, वहां पर इसका मेला भरा जाता है। आइएगा दोस्तों प्रश्न संख्या 30 पर, लोहागढ़ मिट्टी का किला जो अपनी अजेयता के लिए प्रसिद्ध है, जिसे हम कहते हैं इनविंसिबल फोर्ट, जिसे कभी जीता नहीं जा सकता। ये कहां है प्यारे विद्यार्थियों? याद रखिएगा, ये भरतपुर में है। कहां है विद्यार्थियों? भरतपुर में स्थित है। चलिए एक काम करते हैं, हम क्लास को 30 नहीं पूरे 100 प्रश्नों, पूरे 50 प्रश्नों पर ही खत्म करेंगे दोस्तों। मैं आपके साथ हूं। आइए, आपके कॉन्फिडेंस ने हमें क्या दिया? और कॉन्फिडेंस दिया। देखिएगा, जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन कहां किया जाता है? बता दीजिए दोस्तों। जागती ज्योत पत्रिका, याद रखिएगा, जागती ज्योत पत्रिका जो है इसका प्रकाशन राजस्थान भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी जो है बीकानेर द्वारा किया जाता है दोस्तों। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, स्टार बना लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बांसी दुगारी स्थल संबंध किससे है? बांसी दुगारी का स्थल का संबंध किससे है दोस्तों? ये वीर तेजाजी से संबंधित है। किससे संबंधित है? वीर तेजाजी से संबंधित है। इसके बारे में थोड़ा सुनिएगा। ये बहुत पवित्र स्थल है दोस्तों, ये अत्यधिक पवित्र स्थल है। ये बांसी जो है, बांसी दुगारी जो है एक गांव है दोस्तों। ठीक है, ये तेजाजी महाराज की कार्यस्थली रहा है। कौन से महाराज की दोस्तों? तेजाजी महाराज की कार्यस्थली भी रहा है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 33, प्रश्न संख्या 33 कहता है, चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? छाप लो, चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? याद रखना, अगर मैं बात करूं
जगह का नाम है दोस्तों भैंसरोडगढ़। मैं आपके सामने लिख देता हूं दोस्तों, भैंसरोडगढ़। ये दोस्तों चित्तौड़गढ़ में है। कहा है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में है। यहां पर नदी है दोस्तों चंबल नदी। कौन सी नदी दोस्तों? चंबल नदी जो है यहां पर चूलिया जलप्रपात का निर्माण करती है। ठीक है, आओ विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 34 देखिए, कौन सा अभ्यारण्य कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है? कृष्ण मृग के लिए दोस्तों नाम है ये ताल छापर। नाम क्या है दोस्तों? ताल छापर प्रसिद्ध है। ये कहां है प्यारे विद्यार्थी? याद रखना, चूरू में है। ठीक है, ये काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। इस अभ्यारण्य को हम दोस्तों ब्लैक बक्स के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ब्लैक बक्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक पक्षी मिलता है दोस्तों, बहुत फेमस है, कुरंजा पक्षी। कौन सा दोस्तों? कुरंजा पक्षी। दोनों एक साथ साथ दिख जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 35वां, 75 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वाली फसलों की खेती को क्या कहते हैं दोस्तों? याद रखिएगा, उस खेती को हम शुष्क खेती कहते हैं। क्या कहते हैं? शुष्क खेती कहते हैं। अगला देखिएगा, आहार सभ्यता को स्थानीय लोग किस नाम से जानते हैं? ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया है, धूलकोट। किस नाम से जानते हैं? धूलकोट। आइएगा, आज की क्लास थोड़ा समय कम होने की वजह से हम आपको डायरेक्ट आंसर के साथ थोड़ा कोशिश करना एक्सप्लेनेशन बताने की, तो मैनेज कीजिएगा। हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन कहां से मिलता है दोस्तों? याद रखिए दोस्तों, ये जगन्नाथ प्रशस्ति में मिलता है। कहां मिलता है? जगन्नाथ प्रशस्ति में मिलता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान का गजेटियर, बहुत ही शानदार प्रश्न है। राजस्थान का गजेटियर किसे कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं मारवाड़ रा परगनारी विगत। क्या दोस्तों? मारवाड़ रा परगनारी विगत को कहते हैं। अगला सुनिए दोस्तों 39, यानी कि किस सभ्यता की खुदाई में अनाज रखने के बड़े बड़े मृत भांड मिले हैं दोस्तों? अनाज रखने के बड़े बड़े मृत भांड अगर मैं बात करूं दोस्तों, मृत भांड आपको मिलेंगे आहड़ से। किससे मिलेंगे? आहड़ से। प्रश्न संख्या 40 देखिए, कालीबंगा की सभ्यता का विकास कौन सी नदी के पास हुआ है? और ये आपको पहले ही बताया गया दोस्तों, कौन सी नदी है दोस्तों? घग्गर नदी। कौन सी नदी है? घग्गर नदी। अगला प्रश्न देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे हैं। देखिए, शिवकिला नहीं है, शिवकिला आपका ऊपर नॉर्थ की तरफ है। रोहतांग दर्रा सबसे ऊपर माना जाता था, इसकी ऊंचाई करीब 17,000 फुट थी पहले। देसूरी और हाथी दर्रे, जी हाँ दोस्तों, ये कहां है? राजस्थान में पाए जाते हैं। जलेपला और नाथुला ये आपके ऊपर नेपाल और सिक्किम के आस पड़ोस में पाए जाते हैं, और कुछ दर्रे आपके उत्तराखंड में भी पाए जाते हैं। आइएगा दोस्तों, प्रश्न संख्या 42 कहते हैं, राजस्थान में भैंस अनुसंधान और प्रजनन केंद्र कहां है दोस्तों? क्या? भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र। याद रखना दोस्तों, ये वल्लभनगर उदयपुर में है। वल्लभनगर उदयपुर में है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों 43, राजस्थान का सर्वाधिक फेल्सपार किस जिले से प्राप्त किया जाता है दोस्तों? याद रखिएगा, फेल्सपार जो है कहां से प्राप्त होता है? अजमेर से प्राप्त होता है। और ये किस काम में आता है? ये पूछ लिया जाता है। ये दोस्तों सिरेमिक एवं कांच के उद्योग में काम आता है। इसमें काम आता है? सिरेमिक एवं कांच के उद्योग में काम आता है। अगला प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा 44 लिखा है, राजस्थान विद्युत नियामक आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विद्युत नियामक आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो इनका बहुत ही बढ़िया नाम है अरुण शर्मा जी। कौन है दोस्तों? अरुण शर्मा जी। इनके बारे में आपको एक दो बात बताऊं, इसके गठन जो है दोस्तों 2 जनवरी को किया गया था। 2 जनवरी सन 2000 में किया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में याद रखिएगा। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हमारे अरुण शर्मा जी थे। अगला देखिए 45, पावरलूम उद्योग में प्रथम कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर, वापस देखिएगा, पावरलूम उद्योग में प्रथम कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर कहां है दोस्तों? याद रखिएगा दोस्तों, ये भीलवाड़ा में है। कहां है? भीलवाड़ा में। इसके बारे में अगर आपको बताऊं, ये सबसे पहले वस्त्र उद्योग में काम लिया गया। कहां पर? वस्त्र उद्योग में लिया गया। और राजस्थान में आप जानते हैं सूती वस्त्र का केंद्र भी किसको मानते हैं दोस्तों? भीलवाड़ा को मानते हैं। और सर्वाधिक सूती या कॉटन कपड़े जो कहां मिलते हैं? वो भीलवाड़ा में ही मिलते हैं। और ये भीलवाड़ा ही है जिसे प्यारे विद्यार्थियों हम कहते हैं मैनचेस्टर। क्या दोस्तों? मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान, या फिर टेक्सटाइल सिटी ऑफ राजस्थान भी कहते हैं। याद रखिएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न संख्या 46 देखिए, राजस्थान में सर्वप्रथम रेल परिवहन कहां प्रारंभ हुआ? रेल परिवहन कहां हुआ दोस्तों? तो याद रखिएगा, आगरा फोर्ट से बांदीकुई। कौन? आगरा फोर्ट से बांदीकुई चालू हुआ था दोस्तों। याद रखिएगा, ये 1874 में चलाई गई ट्रेन थी, अप्रैल में। कब दोस्तों? अप्रैल 1874 में चलाई गई ट्रेन थी। और अजमेर में याद रखिएगा, लोको कारखाना से पूछ लेता है, तो याद रखना ये 11 अगस्त 1879 को इसका स्थापना की गई। और 1895 में राजस्थान का पहला लोको इंजन, क्या दोस्तों? लोको इंजन तैयार हुआ था। ठीक है, ये 2 प्रश्न मैंने आपको बता दिए। प्रश्न संख्या 47 देखिए, देशी रियासतों में सर्वप्रथम किस रियासत में सहकारी कानून बनाया गया? किस रियासत में दोस्तों सहकारी कानून बनाया गया? तो याद रखिएगा, भरतपुर। जी हाँ दोस्तों, ये भरतपुर में बनाया गया था 1915 में।
याद रखिएगा। और राजस्थान में पहली जो सहकारी समिति है 1905 में समिति की स्थापना हुई थी दोस्तों, वो हुई थी अजमेर में। अजमेर में भी गांव भिनाए। ठीक है, अगला सुनिए, लास्ट 3 प्रश्न है। भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थित है। भारतीय प्रबंधन संस्थान कहां स्थित है दोस्तों? याद रखिएगा, बलीचा में। कहां पर? बलीचा। सुनिएगा, जो IIM जिसको कहते हैं, ये उदयपुर में स्थित है, बलीचा उदयपुर में। ठीक है, और यहां पर बहुत हम कह सकते हैं अनुसंधान या सलाह का कार्य भी किया जाता है। और यहां पर एक बहुत अच्छा एग्जाम होता है CAT। क्या दोस्तों? CAT का एग्जाम होता है, जिसमें होता है कॉमन एडमिशन टेस्ट के आधार पर यहां पर होता है एडमिशन। अगला सुनिएगा दोस्तों, लास्ट सेकंड प्रश्न है। समन्वित ग्रामीण विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य इतना है दोस्तों, जो भूमिहीन श्रमिक है उनको रोजगार उपलब्ध कराना। क्या दोस्तों? भूमिहीन जो है उनको रोजगार उपलब्ध कराना। ठीक है, लास्ट प्रश्न आज का मैं लेकर चल रहा हूं दोस्तों, बूंदी का इतिहास कहां है? ये तो बता दो यार, ये तो बनता है आज का। बूंदी का इतिहास याद रखना दोस्तों, वंश भास्कर में है। किसमें है? वंश भास्कर में है। ठीक है, और ये 19वीं शताब्दी में इसको लिखा गया था। और ये पिंगल काव्य है दोस्तों। कौन सा काव्य है? पिंगल काव्य ग्रंथ है। ठीक है, इसकी रचना किसने की थी प्यारे विद्यार्थियों? इसकी रचना की थी दोस्तों सूर्यमल्ल मिश्रण जी ने। किसने दोस्तों? सूर्यमल्ल मिश्रण जी ने की थी। और ये बूंदी के हाड़ा शासक, कौन दोस्तों? हाड़ा शासक, जिनको हम कहते हैं महाराव सिंह के दरबारी कवि थे। कौन? सूर्यमल मिश्रण जी। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की एक्सप्रेस क्लास खत्म होती है। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। ऐसे क्लासेस के लिए जुड़े रहिएगा गुरु आज्ञा क्लासेस के साथ। क्लासेस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।